कि डंडा हो तो काम करेंगे, डंडा नहीं है तो नहीं करेंगे। मैंने तो ऐसे भी जज देखे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब मैं था, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट घर के जजों के घर की सब्जी भी लाते। इसमें ये नहीं लिखा कहीं भी कि तारीख पे तारीख देते जाओ, इसमें भी लिखा है कि 3 तारीख से ज़्यादा किसी पार्टी को पूरे केस में नहीं दोगे। हमने इसका इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि हम क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे फ्रेम करते हैं, in the facts and circumstances of the case whether decision of the trial court is right or wrong। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जजों ने गवाही लिखनी छोड़ दी। हाई कोर्ट में तो पहले ही नहीं लिखते, किसी वकील को कमिश्नर बना दिया, वो गवाही लिखती। मैंने वकीलों को अभी विश्वास करना कम कर दिया। एक जज साहब तो ऐसे देखे कि पार्टी थी तो हमारे चीफ जस्टिस थे पाइने साहब, तो उनके प्लेट से कुछ उनके जूते पे गिर गया, तो वो रजिस्ट्रार साहब थे, डिस्ट्रिक्ट जज से ही जाते, उन्होंने झट रुमाल निकाला, उनको जूता था। जजों के अपॉइंटमेंट के लिए तुम अपने चाचा भतीजा रिश्तेदार दोस्त सबको भरे जा रहे हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। आम आदमी कहाँ से आएगा? आम वकील का तो नंबर ही नहीं आता, उसी का नंबर आता है जिसको पसंद किया जाए। अब पसंद करने का जो है बहुत से क्राइटेरिया, आप इसलिए पसंद हो कि आप उनके घर में जाते हो, बड़ा अच्छे से उनके साथ पार्टी करते हो, आवागत करते हो। मैंने तो ऐसे भी जज देखे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब मैं था, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट घर के जजों के घर की सब्जी भी लाते थे। और जैसे ही वो, मतलब ये मेरी आंखों देखी है कि जैसे ही हाई कोर्ट का जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, पीएन खड़ा है, अर्दली खड़ा है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन वो जाएंगे भाग के और दरवाज़ा खोलेंगे कार का कि जज साहब नीचे उतरे, मेरी हाजिरी लगे। एक जज साहब तो ऐसे देखे कि पार्टी थी तो हमारे चीफ जस्टिस थे पाइने साहब, तो उनके प्लेट से कुछ उनके जूते पे गिर गया, तो वो रजिस्ट्रार साहब थे, डिस्ट्रिक्ट जज से ही जाते हैं, उन्होंने झट रुमाल निकाला, उनको जूता साहब थे। तो जब इस लेवल के, इस मानसिकता के जजेस आपके पास हों तो न्याय की उम्मीद करना ही बेकार। अब मैं ये कह रहा था कि हम सुधार कैसे करते हैं। पहली बात, जजों की ट्रेनिंग बदलनी होगी, उन्हें ब्यूरोक्रेट बना रखा है हमने ये कर रखा है कि भैया तुमने इस महीने में इतने यूनिट देने हैं, उसके बाद तो अगर इतने यूनिट दे दिए तो तुम गुड के अधिकारी हो, और अगर इससे ज़्यादा यूनिट दोगे तो हमारी इच्छा है कि हम तुम्हें एक्सीलेंट या वेरी गुड कहें, लेकिन इतने तो देने, इससे कम दोगे तो पुअर, एवरेज, फिर पुअर। बस ये 4 क्राइटेरिया, गुड, एवरेज, पुअर, 3। और वेरी गुड उनकी इच्छा है, आपने कितने दिए यूनिट, इससे नहीं है, 80 से ऊपर होने चाहिए। मेरे टाइम में 80 यूनिट। तो आपने ब्यूरोक्रेट बना रखे, वो भी कहते हैं 80 यूनिट हो गया, अब हम अपना पेन क्यों चलाएं। ये अभी मैं एक स्पीच में सुन रहा था चीफ जस्टिस की, शायद कहीं उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे जजों को एनकरेज करना चाहिए जो ज़्यादा काम करें, तो उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। तो ये जो है
आपने ब्यूरोक्रेट कर दिया, एक जिसको पता है कि मैंने इतनी फाइलें निपटानी है वो निपटा देगा। मैंने ऐसे जज देखे हैं कि 80 यूनिट हो गए, उसके बाद पेन बंद, कलम नीचे। मैं डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कोई यूनिट सिस्टम नहीं है, वहाँ तो आप फैसला दो ना दो आपकी मर्जी है। सीपीसी या आपके कानून में ये लिखा है कि 30 दिन में फैसला दे देना चाहिए, 30 दिन आप बहस सुनने के बाद। लेकिन विचित्र है, ये कानून सिर्फ नीचे के जजों के ऊपर लागू होता है, ऊपर के वो सोचते हैं सीपीसी हम पे लागू ही नहीं है। जबकि सीपीसी और सीआरपीसी जो अभी वर्तमान कानून है ये हर जज के लिए। तो ऐसे जज हैं जो एक एक साल लेके बैठे, और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको फैसला लिखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सुनते रहो, इकट्ठा करते रहो, सुनते रहो, इकट्ठा करते रहो, उसके बाद एक दिन बोलो कि जी रिलीज, मेरे पास से केस हटा दो, किसी और को दे दो। और ऐसे जज बहुत योग्य माने जाते हैं। हमारे यहाँ थे दिल्ली हाई कोर्ट में सिरिक जोसेफ, वो जब यहाँ से ट्रांसफ़र हुए दूसरे हाई कोर्ट में, तो उनका पूरा बाथरूम, पूरा चैम्बर सुनी हुई फाइलों से भरा हुआ था, जिनमें उन्होंने सुन ली थी और फैसले नहीं दिए थे। और जब उनका ट्रांसफ़र हुआ उन्होंने एक लाइन का ऑर्डर किया, रिलीज। और फिर वो दूसरी कोर्ट में चीफ जस्टिस बन के गए, रिवार्ड दिया उन्हें कि आप तो बड़े योग्य हो, चीफ जस्टिस बन जाओ। फिर वहाँ से उनको सुप्रीम कोर्ट भी ले आए। कैसा योग्य जज कहाँ मिलेगा? सिरिक जोसेफ। और ये बात ये नहीं कि उठी नहीं थी। मिस्टर अरुण जेटली उन दिनों लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात उठाई थी कि आप तो ऐसे ऐसे जजों को करते हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी फैसला ही लिए। फिर ये कहते हैं कि जी हमारा सिस्टम जो कोलिजियम सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। तो पहला तो जजों की, नीचे के जजों की ट्रेनिंग बाबू से हटा करके उनको न्यायाधीश की ट्रेनिंग देनी कि तुम्हारा फ़र्ज़ है न्याय करना, और इसके लिए ये नहीं है कि मैं तो वहाँ रेफरी की तरह तो विसल बजाऊंगा। आपको सवाल पूछने भी होते हैं, गवाह से सच्चाई निकालनी भी होती है। गवाह जज से जितना डरता है वकील से नहीं डरता। जज अगर सवाल पूछता है तो उसे लगता है हाँ मुझे अब शायद सच बोलना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जजों ने गवाही लिखनी छोड़ दी। हाई कोर्ट में तो पहले ही नहीं लिखते थे, किसी वकील को कमिश्नर बना दिया, वो गवाही लिखता है। या नीचे से एडीजे को ऊपर बुलाया, जॉइंट रजिस्ट्रार बनाया, वो गवाही देता है। और नीचे के जज भी यही कर रहे हैं, खुद लिखने के बजाय किसी को कमिश्नर अपॉइंट कर देते हैं। तो ये कमिश्नर सिस्टम खत्म करो। जो जज खुद गवाही नहीं लिखता और खुद नहीं सुनता गवाह की बयान, वो न्याय नहीं कर सकता। उसे पता ही नहीं होता कि ये वकील, ये गवाह जब गवाही दे रहा था तो इसके मुंह पे कैसे भाव थे, ये सच बोल रहा था, झूठ बोल रहा था, ये पैसे लेके गवाही दे रहा था या वास्तविक गवाह था, नहीं पता होता।
तो एक तो जजों की ट्रेनिंग और ये जो गवाही लिखवाने का तरीका ये बंद होना चाहिए। देखिए फिर फैसले में जल्दी होगी, क्योंकि जज साहब ने खुद गवाही लिखी हुई, गवाही लिखते लिखते उनको समझ आ जाता है कि ये केस कैसा है। फिर हमारे जो प्लीडिंग का तरीका है इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इसके लिए कानून बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म बना दो कि रिकवरी मैटर में ये सूचना चाहिए, ये सारी सूचना दो और 500 शब्दों में आपका जो ग्रीवेंस है वो लिखो। दूसरी पार्टी के लिए भी यही हो कि ये फॉर्म में जो इन्होंने सूचनाएं दी हैं उनको बताओ ये ठीक है ये गलत है, और जो आपको इनके 500 शब्द के बाद जवाब देना है वो 500 शब्द में दे दो। आज अगर आप प्लीडिंग देखो तो उसमें वकील साहब जो है 500 पेज की वो बनाते हैं पिटीशन, और क्लाइंट को बोलते हैं कि अरे इतनी मोटी पिटीशन है, मेरा इतनी फीस है, पर आपका मुकदमा बनाने की, पेशी की तो बाद की बात। वो पिटीशन में हर चीज़ भर देंगे जो रेलेवेंट है नहीं रेलेवेंट है, कानून की पूरी किताब उसमें डालने हैं, जबकि कानून ये कहता है कि आपको कानून नहीं बघारना, आपको सिर्फ तथ्य लिखना। फिर जज पहली पेशी पर ही जाते ही पिटीशन चेक करे, और पिटीशन चेक करने के बाद अगर उसमें कोई डिफेक्ट है या कमी है उसी समय बताए कि भैया आपके इसमें ये कमी है, इसको पूरा करिए और फिर आइए। ये नियम हमारी प्राचीन व्यवस्था में था। जब भी कोई वाद न्यायालय के सामने जाता था, न्यायालय का पहला कर्तव्य होता था कि वो उसको पढ़ेगा, चेक करेगा, बताएगा कि इसमें क्या कमी है, इस कमी को दूर करो, फिर मेरे पास आओ। और अगर आप बिना लिखित ले गए हो तो आपके वहाँ बयान लिखे जाएंगे कि आप बयान दीजिए, आपको क्या ग्रीवेंस है, क्या तकलीफ है, किससे तकलीफ है, पूरा बयान दीजिए। बयान लिखने के बाद अपने ही क्लर्क को या जो उनका वो हो उसको बोलेगा कि इसके बयान को पिटीशन का रूप देकर के मेरे पास ले आओ। अब ये तो गरीब के न्याय की बात। आपके पास वकील करने का पैसा नहीं है, जज के पास जाओ, उनको बताओ कि ये तकलीफ है। जज साहब का कर्तव्य है कि वो आपकी पिटीशन को सही रूप दें, कानून बताएं कि ये कानून लागू होता है, और वो आपके दावे को फिर दूसरी पार्टी को नोटिस दें। ये हमारे का जो प्राचीन काल के नियम है उनमें था, पर हमने तो पढ़े ही नहीं, हमने उनको देखने की कोशिश ही नहीं की। तो हमने तो जो है अंग्रेज़ों का एक सिस्टम था, हमने कहा ये बढ़िया है क्योंकि हम इसके आदी हैं, चलो जी इसी को। तो एक तो जज सेंट्रिक कोर्ट बनाने होंगे, दूसरा स्पेशलाइज्ड कोर्ट बनाए। अगर हम नीचे क्रिमिनल कोर्ट की स्ट्रीम अलग कर दें कि भैया इम्तिहान देके जज बने हो, पहले चुन लो किस साइड जाना है, क्रिमिनल साइड जाना है, सिविल साइड जाना है, टैक्सेशन जाना है, लेबर जाना है, या दूसरे रेंट कंट्रोल जाना है, वो चुन लो, फिर उसकी उसमें ट्रेनिंग कर दो। उसमें ट्रेनिंग करके उसको उस ब्रांच के अंदर कर दो। उस ब्रांच में 10 साल तक उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीश रखो, उसके बाद उसको हाई कोर्ट ले जाओ, और उसी ब्रांच में वो हाई कोर्ट में उसको सारा कानून पता होगा। जितना वकीलों ने बहस की होगी, जितने कानून के जजमेंट आई होंगी, सब पता होंगी।
हाई कोर्ट में उसके वो जितने साल रखना है रखो, फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाना है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको उसी ब्रांच में देता है। क्योंकि हर आदमी कहता है अच्छा, एक तो ये एश्योरेंस जो वकील देता है ना, पहली बात तो उस वकील से सर्टिफिकेट लो कि भैया इसमें मैंने कानून देखा है, ये अपील के लायक है, और उससे पूछो क्या कानून है। अगर उसका सर्टिफिकेट गलत है तो उसमें पेनल्टी होगी। हमारे यहाँ सेकंड अपील का ये एक नियम है कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज होता है तभी वो अपील एडमिट होगी। लेकिन हमने इसका इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि हम क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे फ्रेम करते हैं, इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वेदर डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट इज राइट और रॉन्ग। ये कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ? क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, जिसके ऊपर कोई फैसला ना आए, कानून से हो। नीचे के फैसले की प्रासंगिकता थोड़ी क्वेश्चन ऑफ लॉ है। लेकिन आप देखिए हाई कोर्ट के आप जो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किए हुए हैं उनको देख लीजिए। मैं बड़ा हैरान होता था जब मैं हाई कोर्ट में गया तो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करते हुए जज साहब मेरे सीनियर थे, ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम कर रहे थे। मैंने पूछ लिया जी कि ये कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ है? तो मेरी बदकिस्मत खुशकिस्मती ये रही, पूछने के बाद मैं कभी डिवीज़न बेंच में नहीं हुआ। उसके बाद मुझे सिंगल बेंच ही दे दी कि भैया तुम अकेले ही काम करो। तो मैं सिर्फ 1 महीना रहा डिवीज़न बेंच में। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं। तो कैसे हम लोगों में, मैं ये कह रहा हूं कि इस सिस्टम, ये जो कानून है ये भी इतने बुरे नहीं है जितने हमने बना रखे हैं। इसमें ये नहीं लिखा कहीं भी कि तारीख पे तारीख देते जाओ। इसमें भी लिखा है कि 3 तारीख से ज़्यादा किसी पार्टी को पूरे केस में नहीं दोगे। लेकिन हम देते, ये विद इन ए ईयर तो ख्वाब है लोगों के लिए। वो तो ये सोचे मेरे लाइफ टाइम में फैसला आ जाए वही बहुत है। तो एक तो हमें अपने फॉर्मेटाइजेशन करनी पड़ेगी कि हर मुकदमे का फॉर्मेट हो कि इस फॉर्मेट में ही मुकदमा डालो। फिर फॉर्मेटाइजेशन के बाद जज साहब की स्क्रूटनी हो। स्क्रूटनी के बाद जज लिख दे कि ये मुकदमा ठीक है, उसके बाद फिर उसमें ये ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। आज क्या होता है कि जज साहब ने लिख दिया ठीक है, दूसरी पार्टी ने कहा जी इसमें कोर्ट फी कम है, तो जज साहब कहते हैं हाँ कोर्ट फी कम है लगाओ। एक ने कह दिया जी स्टैम्प ड्यूटी कम है, तीसरे फिर आया एक वकील, उसने कहा जी जुरिडिक्शन ही नहीं बनती। हर थोड़े दिन में नए ऑब्जेक्शन। अभी हाई कोर्ट के अंदर रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन लगाती है, वो भी लीगल ऑब्जेक्शन नहीं लगाती, वो ये लगाती है कि इसमें पैराग्राफ छोटा है बड़ा है, इसमें ये पैरा नहीं है। लीगल ऑब्जेक्शन के लिए फिर दूसरी पार्टी को लिबर्टी होती है कि वो रेज करे। आपका रजिस्ट्रार एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का ऑफिसर होता है, उसको ड्यूटी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए। और अगर एक बार वो लिख दे कि जी ये ठीक है तो उसको ठीक मान के चलो। हमारा 50% टाइम जो है वो ऑब्जेक्शन रिमूव करने में, इसमें तारीखें देने में ऑब्जेक्शन के लिए जाते हैं। फिर तारीख तो हम ऐसे देते हैं कि हम बैठे इसी काम के। सुबह कई मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है वो शुरू का ऐसा था कि फिर मुझे बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ा।
एक वकील साहब भागते हुए आए, क्या हुआ कि जी आज ये केस लगाया और मुझे पता चला दूसरी पार्टी का वकील का एक्सीडेंट हो गया और मुझे उसको मिलने जाना है हॉस्पिटल। मैंने कहा वाकई सीरियस है, अगर दूसरी पार्टी के वकील का एक्सीडेंट हो गया तुम उसके दोस्त। तो मैंने तारीख दे दी बिना ये देखे कि ये उसमें वकालतनामा है भी सही कि नहीं। खैर वकालतनामा उसका एक दिन पहले ही फाइल हुआ। तो 11 बजे दूसरी पार्टी का वकील आ गया। मैंने कहा वकील साहब आपका तो एक्सीडेंट हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये जो वकील साहब आए थे ना, इनको लोग अंगेज ही इसलिए करते हैं कि ये तारीख लेके देते हैं। तब से जो है मैं थोड़ा सख्त हो गया। मैंने वकीलों को अभी विश्वास करना कम कर दिया। जनरली हम करते हैं कि भी चलो वकील साहब है, बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें वही कि रोज़ प्रैक्टिस करनी है हमारे सामने। एक दिन झूठ बोलेंगे, पकड़े जाएंगे तो अगले अपने आप फिर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो उस वकील क्या क्या करोगे जिसने प्रैक्टिस ही यही करनी है कि तारीख लेके देनी है। तो अब आप तारीख देते हो, तारीख देने से पहले वकील साहब से पूछते हो कि जी अपनी डायरी देखो कौन सी डेट खाली है। वकील साहब डायरी देखते हैं, दोनों वकील, फिर कहते हैं कि जी ये तारीख दे दो। आपने तारीख दे दी, उस पर एक को कोई बहाना हो गया, दूसरे का कोई बहाना हो गया, कभी एक का कभी दूसरे का। फिर इस तरह हम अपने सिस्टम को बिगाड़ते हैं और हम कहते हैं कि सिस्टम खराब है। जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको सिस्टम के कंधों पे डालते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, खबरें आती है कि फलां स्कूल का प्रिंसिपल बदल गया और स्कूल का कायाकल्प हो गया। मैंने ऐसी खबरें पढ़ी हैं कि एक प्रिंसिपल के बदलने से स्कूल में डिसिप्लिन आ गया, बच्चों की रिजल्ट ठीक हो गया, सारे टीचर पढ़ाने लग गए, सब हो गया। तो वही बच्चे, वही टीचर, क्या बदला? एक प्रिंसिपल। तो हमारे यहाँ भी प्रिंसिपलों की भी कमज़ोरी है और ये जो जजेस हैं जिनको टीचर कह लो उनकी भी कमज़ोरी है कि डंडा हो तो काम करेंगे, डंडा नहीं है तो नहीं करेंगे। तो एक तो फॉर्मेटाइजेशन हो, दूसरा उन जजों के खिलाफ एक्शन हो जो कानून के खिलाफ जाकर के 3 से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट दे दें। अगर आप उनको ये बता दोगे जजों को, देखो हर आदमी स्वार्थी है, अपना इंटरेस्ट पहले देखेगा। अगर जज को ये पता होगा कि तीसरी एडजॉर्नमेंट के बाद अगर मैंने कोई एडजॉर्नमेंट दी तो मेरी ACR बिगड़ जाएगी और मेरी प्रमोशन रुक जाएगी, और क्लाइंट को ये लिबर्टी हो कि वो कंप्लेंट कर सके कि इस केस के अंदर ये एडजॉर्नमेंट चौथी है या 5वीं। तो आप देखिए सिस्टम सुधरेगा। हर जज जो है इस बात का ख्याल रखेगा कि कितनी एडजॉर्नमेंट होगी। फिर हमने डिजिटाइजेशन कर रखा। डिजिटाइजेशन में डेट देने का अधिकार जज की बजाय कंप्यूटर को। वहाँ जैसे ही 3 एडजॉर्नमेंट हों, कंप्यूटर आप देखते हो ना कि फॉर्म के अंदर जैसे ही आप वो भरते हो तो वो लेने ही मना कर देता है कि ये तो सिस्टम से बाहर है, मैं नहीं लूँगा। तो वो होना चाहिए ना कि कंप्यूटर में जैसे ही आप डेट डालो कंप्यूटर हॉर्न बजा दे कि इसमें 3 ऑलरेडी हो चुकी है, सॉरी अब नहीं मिलेगी। करो डिजिटाइजेशन, नीचे भी करो और अपने यहाँ भी करो।
हाई कोर्ट में भी करो, सुप्रीम कोर्ट में भी करो। ये नहीं कि साधन नहीं है, खूब साधन है, कोई लिमिट नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्पेंडिंग पे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे जाते हैं, लेकिन ये मुझे अफसोस है कहना कि बजट की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट जज था तो मेरा वास्ता लीगल एड कमेटी, नालसा, इन सब से पड़ता था। लीगल एड कमेटी के बजट में वकीलों को तो फीस कम मिलती थी, गाड़ियां ज़्यादा खरीदी जाती थी, ताकि हर लीगल एड जज के पास एक अलग से गाड़ी हो। एक तो जज को वैसे मिलती है, एक अलग से। यही नालसा का हाल था। बातें करना बहुत आसान है, हम सब बातों के शेर हैं। जहाँ काम करने की आती है तो हम कहते हैं सिस्टम खराब है, मैं इस सिस्टम में क्या करूँ। फिर वो कहेंगे अकेला चना भार क्या भार फोड़ेगा। अकेला चना भार भी फोड़ सकता है, क्योंकि एक जज अपने उसके पास मान लो वो 50 में से एक है, तो 2% केस तो हैं उसके पास। 2% केस में वो करेगा, फिर उसका दूसरों को सुनने को मिलता है। तो वो देखा देखी कई लोग बदलते भी हैं, जिनमें इच्छा होती है कि हाँ ये बदल रहा है तो मैं भी बदल। तो सिस्टम को दोष देना गलत है। पहली चीज़, हमें न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है, अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है, रोस्टर सिस्टम को ख़त्म करने की आवश्यकता है। एक बेंच 3 साल काम क्यों नहीं कर सकती। मैं मान लिया पीछे से ट्रेनिंग होकर के नहीं आई, लेकिन अगर आप 6 महीने भी बेंच पे काम कर लो तो वकील आपको बहुत पढ़ा दे। तो उसके बाद जब तक आप हाई कोर्ट में हो उसी बेंच में रहो, वकील को भी पता होगा मैं ये बेंच नहीं बदल सकता, यही बेंच सुनेगी मेरा। और जो डिवीज़न बेंच बनाते हो ना, वो भी कैसे मजाक है। वो भी डिवीज़न बेंच का कंसेप्ट होता था कि 2 सीनियर मोस्ट जज अपना दिमाग लगा के इस कानूनी पहलू को सॉल्व करेंगे। 2 सीनियर मोस्ट जज। अब क्या है, एक सीनियर एक जूनियर मोस्ट, और जूनियर मोस्ट जो है बोलता भी नहीं है। फैसला सीनियर मोस्ट ने लिखना होता है, जूनियर मोस्ट सिर्फ साइन करता है। तो ये अपील जो है एक जज के खिलाफ दूसरे जज के पास है। मैं हाई कोर्ट में था तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे फैसले की अपील मेरे से बाद में जो जज भर्ती हुआ है वो लिख रहा है, क्योंकि वो डिवीज़न बेंच में बैठा था। सीनियर ने कहा भैया तुम लिख दो। तो ये एनॉमलीज हमारी क्रिएट की हुई, और हम दोष देते हैं सिस्टम को। यही सिस्टम, यही जज आप अच्छे से काम कर सकते हैं अगर नियत सही। फिर जजों की कमी का एक बहुत बड़ा वो है, निश्चित रूप से जज कम है, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जितने जज बढ़ाए पेंडेंसी उतनी बढ़ती है। फॉल्स लिटिगेशन ऐसे एनकरेज होती है हमारे कोर्टों में, पूछो मत। एक केस जिसको आप ये सोचोगे कि ये तो कभी सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहिए, आप कपिल सिब्बल को एंगेज कर लो, वो केस सुप्रीम कोर्ट में एडमिट भी हो जाएगा और सुना भी जाएगा, और 6 साल स्टे भी मिलेगा। मतलब ये मेरा निजी अनुभव है। मैं ट्रायल कोर्ट में वकील था,
मेरे पास एक केस आया, कंपनी के डायरेक्टर की डायरेक्टरशिप ख़त्म हो गई, तो उसको कंपनी ने कहा घर खाली करो। उसने घर खाली नहीं किया, कंपनी ने मुकदमा डाल दिया। तो ACMM के पास मुकदमा लगता है उसका, ACMM ने ऑर्डर कर दिया कि तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। उसने कहा मैं अपील करूँगा। मैंने कहा भैया बनती नहीं है, करनी है कर दो। उसने हाई कोर्ट में कर दिया, हाई कोर्ट से भी डिसमिस हो गया। फिर वो मेरे पास आए कि जी आप सीनियर एडवोकेट को ब्रीफ करने चलो। मैंने कहा अब इसमें है क्या भैया, तुम 2 जगह से आ गए। नहीं जी मैं इसमें जो है और रहना चाहता हूँ। 2 साल तो उसे हो गए थे रहते हुए। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने कहा किसके पास जाना, सोली सोराबजी के पास। उस वक्त वो बहुत बड़े वकील थे। तो मैंने सोराबजी से पूछा कि मैंने कहा जी इसमें है क्या, एक डायरेक्टरशिप से हटा दिया, मकान खाली होना। उनका ये टाइम मांग रहा है, इसको टाइम दिलवा देंगे। कैसे? मैंने कहा देखो आप। तो वो उनके पास फरवरी मार्च में गए थे, उन्होंने उसको डिले किया फाइलिंग को, और छुट्टी से 2 दिन पहले फाइल करें। लास्ट डे वर्किंग डे पे वो केस लगवाया रजिस्ट्री से, और पढ़ के कोई नहीं आता लास्ट डे पे। तो वो खड़े हुए सोराबजी थे, तब माय लॉर्ड इसमें नोटिस कर दीजिए और तब तक के लिए ठीक है। कुछ नहीं, नोटिस हुआ, 4 महीने की तारीख पड़ी, ये होता। तो ये कोर्टों का हाल, जिसमें आप कहते हो कि लोग न्याय में विश्वास रखें। मुझे नहीं लगता कि लोग न्यायालयों में, न्याय में आज विश्वास है। लोगों का ये है कि मजबूरी है, कहाँ जाओगे? अगर कोई आपका मकान खाली नहीं कर रहा तो डंडा लेके जाओगे नहीं, पुलिस आपकी हेल्प नहीं करेगी तो अदालत नहीं जाओगे, कोई आपके पैसे नहीं देगा तो कहाँ जाओगे? आजकल तो लोगों की कोशिश है कि कोर्ट से बाहर ही सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट जाके कोई राज़ी नहीं है। पहले ही तो मुकदमा जितने का नहीं होता उससे ज़्यादा फीस लगती है, और आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट के सामने। चलिए, ये ऐसा विषय है जिस पर जितना मर्जी बोल लो। तो मैं काफ़ी समय ले लिया मैंने आप लोगों का, धन्यवाद।